बहुत सुना है आपने ये कि पत्नी जो बोलेगी कोर्ट वो मान लेगा, चाहे वो कुछ भी लिख के दे दे। आज इसी का जवाब ये वीडियो देगा आपको। यानी कि पत्नी जो लिख दे वो सही, पत्नी जो बोल दे वो सही। अल्टीमेटली पति के किसी भी वैल्यू की, ग्रेविटी की, डिग्निटी की, अगर एविडेंस बेस हो या फिर विटनेस बेस हो, कोई वैल्यू नहीं है। पत्नी को तो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये वीडियो आपको एक चीज और बताएगा कि एक गलतफहमी आप लोगों ने और पाल रखी है कि अगर आपके केस में कोई भी ग्राउंड जो कैसे क्रूअल्टी साबित होता है और उसके कितने बेनिफिट्स हैं, इस जजमेंट को आपको ना केवल इस वीडियो में ढंग से देखना चाहिए बल्कि इसको ढंग से पढ़ना भी चाहिए। आपको अपने केसेस में हर डायमेंशन पे, चाहे केस किसी भी चीज का चल रहा हो, रिजल्ट आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अक्सर ये कहावतें आप फेस करते हैं, सुनते भी रहते हैं, हमसे भी कई बार डिस्कस होता है, तब फोन पे बात होती है, पर्सनली कई बार मिलते हैं, तो पता चलता है कि आप लोगों की मेंटालिटी में कूट कूट के भर दिया गया है कि पत्नी कुछ भी कह देगी कोर्ट में, कोर्ट उसी की बात सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। क्या ये इतना सच है? क्या ये फैक्चुअली आपको बेनिफिट देगा या लॉस देगा? अब इससे आगे एक और बात निकल जाती है, वो ये है कि ठीक है, आपके साथ क्रूअल्टी हुई, आपके साथ बहुत गलती हुआ, आपके जो मदर फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, रिलीफ जो है पत्नी को मिलेगी, उसने केस लगा दिया ना। इसलिए आज ये सारा भूत मैं आपका उतार दूंगा, आपकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। जजमेंट इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, और आपको इस बारे में समझना चाहिए कि कितने बेनिफिट्स हैं अगर इस जजमेंट को आप समझ लेते हैं तो। देखिए, पत्नी जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ दुबई में उसकी फैमिली के साथ रहती थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने पीहर चली गई। अक्सर होता भी है, कई जगह पे परंपराएं होती हैं कि भाई पहला बच्चा पीहर से होना चाहिए, तो वैसे ही कुछ यहां रहा होगा। अब वो चली गई, उसके बाद वहां एक बेटी हुई। पति ने उस बेटी के साथ पत्नी को लाने के लिए कई बार बात की। पत्नी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी, और उसकी एक कंडीशन भी थी, वो हम आगे बताएंगे, वही इस केस का डिसाइडिंग फैक्टर है। अब यहां पर पति पत्नी के बीच में कुछ केसेस वगैरह भी चले, पर हार थककर सारी बात ये तय हुई कि चलो यार बात खत्म करते हैं, क्यों झगड़ा फैलाएं, और अपन एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ना तुम्हारा झगड़ा ना हमारा झगड़ा। ये बात तय हो गई। अब क्योंकि पति दुबई रहता था, सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करके और कोर्ट में जाकर पेश कर दिए, फैमिली कोर्ट में। कोर्ट ने एक कूलिंग पीरियड लगा के कुछ टाइम के बाद पति को आने के लिए कहा। जब वो डेट आई कूलिंग पीरियड के बाद, तो पति वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि अब्रॉड रहता है, विदेश में रहता है। तो बकायदा पत्नी ने इसका फायदा उठाया और वापस से केसेस खुलवा लिए। मैं यहां एक बात और बता देता हूं कि जब ये मैट्रिमोनियल म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल हुआ फैमिली कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त दोनों पार्टियों ने अपने केसेस हाईकोर्ट जाके क्वैश करा लिए थे, और एग्रीमेंट में जो भी शर्तें थी वो सब तय कर ली गई थी जो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए थी। और वो यहां से पत्नी को ये लगा कि अब मैं एक अपॉर्चुनिटी फिर खुलवा लेती हूं, तो फैमिली कोर्ट से ये ऑर्डर करवा लिया कि जितने भी क्वैश कराए गए थे केसेस वो दोबारा खोल दीजिए। यहां ये सारी परिस्थिति जब पति को पता लगी तो उसको धक्का लगा, उसने वापस इसको डिफेंड किया केरला हाईकोर्ट जाके कि साहब मेरे खिलाफ तो सारे केस खोल दिए, मैंने तो एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था, ठीक है मेरी तरफ से डिले हुई, मगर अब मैं जो है इसमें पेशकश रखना चाहता हूं। इस पर केरला हाईकोर्ट ने पत्नी से वजह पूछी कि भाई आपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को दोबारा क्यों खुलवाया, आपने तो खुद एग्रीमेंट में लिखा था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है वहां अब्रॉड चले गए और फिर मेरे को लगा कि अब ये कभी आएंगे नहीं, तो फिर मेरे को दोबारा केस खोलना पड़ा, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। केरला हाईकोर्ट ने म्यूचुअल डाइवोर्स के इस एग्रीमेंट की डिग्निटी वाइफ को समझाई कि देखिए असल में म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो साइन किया जाता है साहब, और साइन करने के बाद अगर सब लोग एग्री कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप अपना डाइवोर्स इनिशिएट कर लेती। अब पत्नी के पास इस बात के बारे में जवाब नहीं था, तो उन्होंने पैतरा चेंज किया। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो इस पूरे केस में आपको समझने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पे पत्नी ने कहा कि साहब मेरे साथ तो क्रूअल्टी हुई है, क्रूअल्टी तो मेरे साथ हुई है और मैं अब क्रूअल्टी के ग्राउंड पे इसको डिसाइड कराऊंगी। तो उन्हें मौका दिया गया कि आप अपनी क्रूअल्टी बताइए।
उन्होंने कहा साहब सास जो है मेरे साथ इल ट्रीटमेंट करती थी, बाकी रिश्तेदारों का भी व्यवहार अच्छा नहीं था, और इस तरह की चीजें जो है मेरे साथ वक्त वक्त पे होती रही, और मेरा जो है बुरा वक्त इन लोगों ने निकाला है। मैं ससुराल में कभी खुश नहीं रही, और बच्ची के लिए भी एक तरीके से मैं परेशानी हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है एक तरीके की मानसिकता के लोग हैं जिन्हें बच्ची नहीं चाहिए थी। इस पर अब पति ने अपना डिफेंस चालू किया। पति ने कहा ठीक है, इन्होंने जो कहा ये इनकी अपनी बात है, पर मेरे पास सबूत है और मैं इनकी तरह बात नहीं करने वाला हूं, मैं सीधी बात करूंगा। यहां ध्यान दीजिएगा, सबूतों की बात इस जजमेंट में नहीं की गई है। जो रीजन मैं अभी देने जा रहा हूं उस रीजन पे भी कोर्ट एग्री नहीं हो रही थी। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त टेक्निकल बात बताई, ये पॉइंट समझ लीजिए, फिर आपको वो बात भी समझ में आएगी। देखिए, पति ने एविडेंसेस दिखाए कि मैंने कई बार इनको लाने की कोशिश की, मेरी पत्नी जो है वो कभी पीहर जाने के बाद आई नहीं, और ये सेपरेशन पिछले 9 साल से मेंटेन कर रही है, और ये इस बीच में मेरे को बहुत सारे केसेस भी झेलने पड़े। बावजूद उसके उन केसेस में कोई खास बात इन्होंने ढंग से नहीं बताई। अब पति ने वहां पर जितने भी रिकॉर्डिंग्स थी कन्वर्सेशंस की, जो बार बार, क्योंकि अब्रॉड भी थे तो फोन पे ही बात होती थी, वो सारी कन्वर्सेशन कोर्ट को बताई। और सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें जबरदस्त क्या निकल के आया कि पत्नी ने पति को फोन पे ब्लॉक कर रखा था। असल में पति बात करता था पत्नी से, पत्नी के भाई से, यानी अपने साले के थ्रू बात करता था, यानी फैमिली इंटरफेरेंस था। ये भी एक क्रूअल्टी है। अब यहां पर जो है पति ने पत्नी की कई बातों को उन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पीटा। क्रॉस एग्जामिनेशन जब फैमिली कोर्ट में भी हुआ था तो उस टाइम पत्नी ने ससुर से बात करने की रिकॉर्डिंग के ऊपर पूरी तवज्जो दी थी, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो डिनाइल पे चला गया था पत्नी का, क्योंकि वहां पर जो बात उसने जिस तरह से समझाई थी उसमें ससुर साहब चाहते थे कि वापस आकर वो रहे, जैसी कंडीशन चाहती है वैसे कर देंगे पूरी। अब इसकी मेजर कंडीशन क्या थी कि वाइफ ने क्या करके फंसाया इस पूरे मैटर के अंदर, कि वो कहती थी कि भैया तुम अपने घर वालों से सेपरेट हो जाओ। पति ने कहा कि मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, उन्होंने मुझे बड़ा किया है और मैं अलग नहीं हो सकता। पर इस बात पर आप कंक्लूजन पे मत आइएगा कि अच्छा सेपरेट होने की वजह से क्रूअल्टी मान ली कोर्ट ने, नहीं। यहां पर एक बहुत मजबूत बात कोर्ट ने फिर भी पत्नी को चांस देके कहा, रीजन क्या था, आप सेपरेट क्यों होना चाहते थे? पत्नी ने वही चालू कर दी दुकान, जो अभी हमने वीडियो के शुरू में कहा कि जो पत्नी कहते कि वो सब मान लिया जाएगा। जी हाँ, यहां कोर्ट इस बात को आगे यही समझाती है। पत्नी ने कहा मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, सास मुझे कई बार घर के कामों के लिए ताना मारती थी और दूसरी चीजों के लिए कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, और लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं था, पति भी खुश नहीं थे मुझसे, और ये सब चीजें उसने ऊपर ऊपर से बता दी। तब कोर्ट ने कहा कि मैडम आप जो कर रहे हैं इसको क्रूअल्टी नहीं कहते, आपका घर से सेपरेट होने का स्पेसिफिक रीजनिंग नहीं लिख रही है, पति सफिशिएंट एविडेंसेस के साथ यहां पर है। आप अपनी क्रूअल्टी साबित करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक एलिगेशंस होनी चाहिए, रीजनेबल आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। ये दो टर्म्स इन्होंने कॉइन की कि जब तक किसी के पास रीजनेबल एविडेंसेस नहीं है क्रूअल्टी के, जब तक आपके पास स्पेसिफिक एलिगेशंस को साबित करने की पावर नहीं है, तब तक पत्नी के कहे किसी भी बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये ग्राउंड बनता है कि पत्नी पे तो क्रूअल्टी हुई है और पति पे नहीं। और क्योंकि पति जो भी बात कह रहा था वो एविडेंसेस से सपोर्ट करके कर रहा था, इसलिए उसकी बात को स्पेसिफिक माना गया। अच्छा, स्पेसिफिक को एक बार और समझ लीजिए कि स्पेसिफिक का सबसे मेजर, बाकी सब चीजें और भी आती हैं पर मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि टाइम डेट प्लेस से बड़ा संबंध है कि कौन सी चीज कब हुई, कहां हुई। और यहां एक खेल और हो गया, ये भी आपको सीखना चाहिए। पति के कहने पर उसके भाई को सम्मन किया गया कि वो विटनेस में आकर और हमारे बारे में बताए कि हमने उसको कॉल किया था, नहीं किया था। वो भाई साहब भाग छूटे, वो आए नहीं कोर्ट के अंदर, और पत्नी का भाई होते हुए उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसका एडवांटेज भी कोर्ट ने पति को दिया कि भाई ये बात करते थे, ये सबूत दे रहे हैं, वो आकर इस बात को कंफर्म कर सकता था कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई है या नहीं हुई। उसका नहीं आना ये संदिग्धता पैदा करता है कि अल्टीमेटली दाल में पूरा ही काला है। इस तरह से दोस्तों, अगर आपको कोई और भी डिटेल समझनी है तो मैं 2 मिनट आपका और लूंगा, क्योंकि इसका कंक्लूजन अभी बाकी है। देखिए, हम लोग इसी वजह से कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं ऐसी मेंटल अवेयरनेस के लिए। इसके अंदर आपका एक अलग यूनिक मेथोडोलॉजी पर काम चलता है। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपका केस जो है वो बकायदा टेक्निकल और साइंटिफिक रीजनिंग के साथ देखा जाता है। उसके अंदर जो भी लीगल
टेक्निकल प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरे अप्लाई किए जाते हैं। और ये इतना जितना सुनने में सिंपल लग रहा है वैसा नहीं है। आप मेरे वीडियोस भी देखते हैं, आपको पता है कि हम चीजों को बहुत अलग एंगल पे देखते हैं और सॉल्यूशंस को बहुत अलग एंगल पे देखते हैं। यहाँ कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ लीगल चीजें जो आपको नहीं पता है इस वजह से आपको यूनिक लगेंगी। असल में हम लीगल को पूरी तरह से अप्लाई करने का एक फॉर्मेट देते हैं। आपके सीखने से आपके केसेस के अंदर तेजी आएगी, आप फास्ट चलेंगे और अटैकिंग फेज आपका झूठी पार्टियों के खिलाफ आसानी से आपके जस्टिस दिलाने में मदद करेगा। तो एक जस्टिस अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए आप इसको। और अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और हमसे समाधान चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर बकायदा हमसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई इस जजमेंट पे और ये जजमेंट आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जनरली लोग ये सोच लेते हैं कि माँ बाप से सेपरेट करना, अलग मकान लेना और हमारे एविडेंस दिखा देने से काम चल जाता है। देखिए, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। आप कोर्ट में केस कैसे प्रेजेंट करते हैं? पहले कोर्ट में पति ने लेयरिंग सिस्टम यूज किया, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में कोर्ट को हर एक चीज को अलग अलग करके समझाया। पहली चीज ये कि पत्नी अलग रह रही थी और पति ने ये बात पूरी तरह से कोर्ट को कंफर्म करा दी कि उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड है ही नहीं वो अलग रहने का। दूसरी चीज को पति ने वहां पर स्पेसिफिक एलिगेशंस को बकायदा हाईलाइट किया और मार्क किया। ये चीज बकायदा जज साहब के भी दिमाग में घुसी कि हाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और क्योंकि वो खुद ही अपने आप में लर्नेड हैं तो वो जानते थे कि भाई ये बात तो बिल्कुल पॉइंट आउट करनी चाहिए। अब आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी मोटे स्पेसिफिक केस पर बात हो रही थी। ये अल्टीमेटली क्रूअल्टी को डिफाइन करने वाला केस था। तो क्रूअल्टी को जरा आराम से समझ के जाइएगा। क्रूअल्टी जो होती है वो एक अलग तरीके का एंगल है जो आपके 498 है, डीवी, डायवोर्स, 125 सीआरपीसी या कुछ भी ऐसी कोई चीज हो जिसके अंदर आप अपने आप को फायदा दिलाना चाहते हैं। ये ओवरऑल उस तरह का फ्रेमवर्क पे बना हुआ जजमेंट है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।